नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आशीष सिन्हा। साल 2025 को अगर युद्ध का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच में पिछले 3 सालों से जंग चल रही थी, लेकिन साल 2025 में 3 और जंगें हुई। पहली जो जंग थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई, दूसरी इजराइल और ईरान के बीच में, और तीसरी जिसकी हम बात कर रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया की। इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया ये दोनों ही बौद्ध मुल्क हैं। और लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई एक हिंदू मंदिर को लेकर हो रही है, शिव मंदिर को लेकर हो रही है, और वो भी सावन के महीने में। लड़ाई की शुरुआत क्यों हुई, किस लिए हुई, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और जैसे कि आशीष बता रहे हैं कि सावन के महीने में दो देशों के बीच शिव मंदिर को लेकर जंग छिड़ी हुई, और जो फैक्ट सामने आ रहे हैं आशीष, उसमें से एक और मंदिर का नाम जुड़ रहा है। और अब बताया जा रहा है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जंग का मुख्य कारण सीमा विवाद है, जिसका केंद्र दो प्राचीन शिव मंदिर प्रीह विहिर और प्रसाद ता मुएन थोम, और ये खेमर साम्राज्य यानी कि 9वीं से 12वीं सदी के बीच बने थे और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन सीमा विवाद जो है वो शुरू होता है 1904 से 1907 के दरमियान में। फ्रांस जो तब कंबोडिया पर शासन करता था और सियाम आधुनिक थाईलैंड के बीच हुई संधियों ने जो सीमा रेखा तय की थी, तब प्रीह विहिर को कंबोडिया का हिस्सा माना गया, लेकिन थाईलैंड ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे ने मंदिर को कंबोडिया को सौंपा, पर आसपास के क्षेत्रों पर दोनों का दावा बना रहा। ता मुएन थोम भी सीमा पर विवाद है, जो थाईलैंड के सुरीन प्रांत में है और कंबोडिया के ओडार मींचे प्रांत के बीच स्थित है। यानी कि दो शिव मंदिरों को लेकर दोनों देशों के बीच भयंकर लफड़ा हो गया। मंदिर तो है ही, उसमें विवेक 4.6 किलोमीटर का जो आसपास का इलाका है ना, उसको लेकर ज्यादा विवाद है। जो आप 1962 के आईसीजे के फैसले को बता रहे थे, हाँ। उसमें केवल मंदिर को लेकर वो फैसला था कि वो मंदिर जो है वो कंबोडिया का है। लेकिन 2013 में आईसीजे का एक और फैसला आया, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि जो आसपास का भी एरिया है वो भी कंबोडिया का है। और यहां से जो बवाल है वो शुरू हो गया। और 2013 में मुझे ध्यान में है कि दोनों के बीच में युद्ध जो था वो शुरू हुआ था, जिसमें 15 से ज्यादा जो लोग थे वो मारे गए थे। एक तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर आशीष जी ने उठाया कि भाई दोनों बौद्ध मुल्क हैं, लेकिन लड़ किस लिए रहे हैं? मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा कि जो बहुत से भारतीय डिबेट्स में या भारत के परिप्रेक्ष्य में जो लोग ये बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग करने का जिस तरीके से प्रयास करते हैं, एक अलग तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ये उनके लिए भी एक संदेश है आशीष कि भाई ये आप ये सनातन, देखिए अब कुछ लोग कुछ समझेंगे इसको क्या कहेंगे, लेकिन आप कभी आप एक मंक को देखिए, आप एक बुद्धिस्ट मंक को देखिए जो वो कपड़े पहनते हैं जिस तरीके से, और आप सनातनी संतों को, हिंदू संतों को देखिए, तो ये भेद उस तरीके का कोई वो भेद नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एक बार मैं थाईलैंड की एक काम के लिए, देखिए वहाँ पर एक जगह है, आपको बता देता हूँ। वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है अयुथया, जो कि इंस्पायर्ड किससे है? अयोध्या से वो इंस्पायर्ड है। और वहाँ आप जाएंगे तो आपको बहुत से मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला दिखेगी। और क्योंकि बुद्धिस्ट में पगोड़ा कहा जाता है, विहार पगोड़ा, वो जो उसका पूरा प्रांगण होता है, वहाँ बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा। आप ये भेद करने में आपको दिक्कत होगी कि ये मंदिर है या बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई भेद नहीं है। भेद शायद बाद में आया, अब ये जो धर्म गुरु हैं वो ज़्यादा अच्छा इसको बताएंगे। अब तीसरा ये धर्म को लेकर है और मंदिरों को लेकर, मंदिरों का नाम जो है विवेक ने बता ही दिया है। अब इसमें ये आप समझिए कि जो थाईलैंड है, थाईलैंड में अब वो चाहे मज़हब कोई भी हो, ऐसे तो बहुत से देश हैं जहाँ पर मज़हब चाहे इस्लाम क्यों नहीं हो गया हो, लेकिन वहाँ पर गणेश जी है, उनके नोटों पर गणेश जी होंगे, उनकी पूजा होगी, वो तमाम चीज़ें होंगी, वो कल्चर जो है वो सनातन है। यहाँ पर भी राजा कौन होता है? किंग रामा द फर्स्ट, किंग रामा द सेकंड, किंग रामा द थर्ड, ऐसे किंग रामा द 10th। अभी भी राजा यानी राम के नाम पर आदर्श राजा जो है राम जी को माना जाता था। तो ये सनातन के कितना विशाल सनातन है ये भी। अब कंबोडिया की बात करें, अंकोर वट कहाँ है? वो कंबोडिया में है।
शानदार वहां पर मंदिर जो है वो कहाँ है, वो कंबोडिया में है। आप कंबोडिया जाइए, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, ऐसे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा ये सनातन के बारे में भी एक थोड़ा सा एक आंखें खोलता है दुनिया की। देखिए अब ये लड़ाई जो है उस पर भी आ जाता हूँ, ये लड़ाई जो है वो क्यों होती है, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई क्यों है, भारत और चीन की लड़ाई क्यों है। जब पिछले जो शासन करने वाले थे, जो आक्रांता अंग्रेज, ठीक है, तो अब ऐसे ही वो क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब वो लाइन पाकिस्तान ड्रॉ की लड़ाई से आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देते हैं बॉर्डर्स की डिमार्केशन की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। नहीं, मंदिरों की बात कहाँ से है इसमें, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में? मैंने क्या बोला, ये पिछले, अब पूरी बात सुनिए, पहले आप जंप करेंगे कंक्लूजन पे तो फायदा जंप नहीं कर रहा हूं मैं, आप बहुत स्लो चल रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि आप स्लो नहीं, देखिए गलत तथ्य ना बताऊं, स्लो बताऊं तो ज्यादा बेहतर, दुर्घटना से देर भली। डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज, पॉइंट पे आ रहा हूं, मुख्य मुद्दा है, कोई नहीं बता रहा है इस मुद्दे को, अभी मैं बताता हूं। देखिए जो बाउंड्री है, वो डिमार्केशन जो है वो फ्रेंच के द्वारा किया गया था। जो कंबोडिया पर जो फ्रेंच शासन, वो तो मैंने पहले कहा कि फ्रांस के समय में जब बॉर्डर बना, जब वो फ्रांस का साम्राज्य था वहां पे, तब इस विवाद की शुरुआत हुई। आप ये मेरी बात सुनिए, जो डिमार्केशन है उसी को लेकर विवाद है, और डिमार्केशन में आप किसको कौन मानता है नहीं मानता है, ये यहाँ पर दिक्कत का कारण है। अब वहां से तो मंदिर को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? मंदिर जो है वो स्थान पर मौजूद है ना। अगर आप बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स, डिमार्केशन ऑफ द बॉर्डर्स, ये मेजर इशू है। मंदिर वहां पर है, वो है। और बिल्कुल इसी के साथ देखिए, अब इस युद्ध की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले से ही ये विवाद जो है वो चला रहा है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा जो है एक हमलावर हो चुका है। हमने सुबह से ही देखा किस तरह से लगातार ताबड़तोड़ जो है मिसाइलें और गोलियों की बरसात हो रही है। दोनों एक दूसरे पे ये लगा रहे हैं कि पहले आपने किया, पहले आपने गोलीबारी की है। और इस बीच में देखें कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सांस्कृतिक विरासत अब एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया है। और इसको लेकर के देखें, थाईलैंड के सुरीन प्रांत, जिसका जिक्र लगातार मेरे सहयोगी जो है वो कर ही रहे हैं, कि कंबोडिया के ओदार मीचे प्रांत की सीमा पर ये इलाका जो है काफी ज्यादा पहले से जो विवाद हम पहले भी बता रहे थे वो रहा, और अभी भी लगातार वहां पर ये गोलीबारी का दौर है। इन सबके बीच में सीधे तौर पर अगर हम ये कहें कि देखिए जो गोलीबारी हो रही है उसमें कंबोडिया से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग अभी जो है शरण ले चुके हैं, दूसरे जगह पे सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं। और अभी जो जानकारी और मिल रही है कि कोशिश ये है कि ये थम जाए, लेकिन थमेगा कैसे और इसे थामने के लिए कौन रहेगा, और भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, क्योंकि अगर देखते हैं हम कहीं पर भी तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य और उसके नजरिए से हम जरूर देखते हैं कि इस पर इस युद्ध का क्या असर होने वाला है। ऐसे में ना थाईलैंड का बहुत ज्यादा साथ देता हुआ भारत दिखेगा और ना ही कंबोडिया का साथ देता दिखेगा अभी तक लबोलुबाव ये जानकारी, क्योंकि देखिए ना रशिया का साथ दिया ना यूक्रेन का दिया, बस बीच का रास्ता भारत निकालता है, और संभवतः यहाँ पर भी बीच के रास्ते जो है वो भारत की तरफ से निकाले जाएंगे, क्योंकि थाईलैंड में या कंबोडिया में, दोनों ही देश और खासतौर से थाईलैंड में भारत के बहुत सारे जो पर्यटक है वो जाते हैं, घूमने जाते हैं, टूरिस्ट, और टूरिज्म के लिहाज से बहुत बड़ी जगह जो है भारत। देखिए 2 मंदिर जो चर्चा में आए हैं, मुझे लगता है कि उन मंदिरों के बारे में जानना, उनका इतिहास जानना, और शिव मंदिर वहां पर कैसे हैं, क्या है, कनेक्शन क्या है, उसको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। वैसे कि तो शिवम ये बता रहे हैं कि कंप्लीटली ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। काफ़ी हद तक ये इन्फॉर्मेशन सही भी है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट ही है जो लैंड को लेकर है, लेकिन उस लैंड पर शिव मंदिर भी हैं, तो इसी वजह से ये 2 मंदिर भी चर्चा में आ गए हैं। और ये जब मंदिर चर्चा में आए हैं तो ये खबर और ज़्यादा बड़ी होगी। अब 2 मंदिरों के बारे में आपको जल्दी से डिटेल से बताता हूँ। पहली बात ये, प्रीहविहिर मंदिर का इतिहास क्या कहता है। प्रीहविहिर दंगरेक पर्वत श्रृंखला पर 525 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर है। इसका निर्माण खमेर राजा सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। सूर्यवर्मन प्रथम का शासनकाल सन 1006 से 1050 तक रहा, और सूर्यवर्मन द्वितीय का शासनकाल 1113 सन से 1150 सन तक रहा, और जो 11वीं और 12वीं सदी में निर्माण कार्य चला। यह मंदिर खेमेर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें पत्थरों से बने मंदिर परिसर, सीढ़ियां और गोपुरा, जिसको प्रवेश द्वार कहा जाता है, वो शामिल है। धार्मिक महत्व क्या है? मंदिर मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित है, और इसका केंद्रीय संरचना अगर देखें तो यहां एक शिवलिंग था जो पर्वत शिखर पर स्थित होने के कारण शिव के निवास कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता था। खमेर राजाओं ने इसे हिंदू देवताओं, खासकर शिव को प्रसन्न करने और राज्य की रक्षा के लिए बनवाया था। शिवलिंग की पूजा 11वीं सदी में शुरू हुई, जब सूर्यवर्मन प्रथम ने मंदिर का निर्माण शुरू किया। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि इस दौरान हिंदू ब्राह्मणों ने यहां यज्ञ और पूजा अर्चना की,
लेकिन बाद में जब 13वीं सदी में जब खमेर साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो मंदिर का उपयोग बौद्ध पूजा के लिए भी हुआ, लेकिन उस दरमियान भी शिवलिंग की पूजा जारी रही। 1904 और 1907 जो फ्रांसीसी जो शासन की बात करते शिवम, उस शासन ने इस कंबोडिया का इसे हिस्सा घोषित किया, लेकिन थाईलैंड ने दावा जताया और 1962 में आईसीजे ने इसे कंबोडिया को सौंपा, लेकिन विवाद बना रहा। 2008 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर जो है वो घोषित कर दिया। तो ये तो एक मंदिर का बताया मैंने आपको, प्रीविही मंदिर का। आप जल्दी से दूसरे मंदिर का बताया। मैं आपके पॉइंट पर कि सूर्यवर्मन की आप बात कर रहे हैं, तो उसका कैपिटल जो है वो कंबोडिया ही था, अंकोर। तो सूर्यवर्मन तो फिर कंबोडिया के हुए, तो फिर तो एक दावेदारी यहाँ पर कंबोडिया की ज्यादा प्रबल यहाँ पर आती है। आप अपनी बात को कंप्लीट। प्रसाद थाई मुएन थोम का इतिहास भी बता देते हैं। यह मंदिर कंबोडिया के ओडार मींचे प्रांत और थाईलैंड के सुरीन प्रांत की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण भी उदयादित्य वर्मन द्वितीय ने करवाया था। 1050 से 1066 के बीच में हुआ था। यह मंदिर भी खमेर वास्तुकला का हिस्सा है, जिसमें प्राकृतिक चट्टानों और जलमार्ग का उपयोग किया गया। ताए थोम जो मंदिर है, ता मुएन थोम, जो ये भी मंदिर प्रभु शिव को ही समर्पित है। इसके केंद्रीय हिस्से में एक प्राकृतिक शिवलिंग है जो पहाड़ी जल स्रोत से निर्मित है और शिव के जल से अभिषेक का प्रतीक है। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि पानी जो है वो शिवलिंग पर हमेशा आता रहता है। ये प्राकृतिक जलाभिषेक वहां चलती रहती है। शिवलिंग की पूजा की शुरुआत भी यहाँ 11वीं सदी में हुई थी, जब इसे उदयादित्य वर्मन द्वितीय ने बनवाया। स्थानीय जल स्रोत और प्राकृतिक शिवलिंग ने इसे एक पवित्र स्थल के तौर पर जो है वो मशहूर किया। 12वीं और 13वीं सदी में बौद्ध प्रभाव के बावजूद यहां पर भी पूजा जारी रही। यह मंदिर सीमा विवाद का हिस्सा बना। 2025 में जब अब हम हैं तो ये दोनों मंदिर जो है वो विवाद के दायरे में आ चुका है। दोनों मुल्क दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हिस्सा जो है वो उनका है, और इस वजह से कल थाईलैंड ने जो है F-16 तक का इस्तेमाल कर दिया कंबोडिया पर हमला करने में, जबकि कंबोडिया ने इस पर मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का MRSL का इस्तेमाल किया है वापस अटैक करने के लिए। लेकिन इससे दो चीजें, एक चीज तो ये साफ हो जाती है कि जो ये सनातन धर्म का विस्तार था वो विश्व में कई जगहों पर था और इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले अभी हमने इंडोनेशिया का जिक्र भी यहाँ पर करना चाहिए, जब सनातन धर्म, प्रभु श्री राम और बाकी चीज़ों की जिक्र होती है। अब जब कंबोडिया और थाईलैंड में भी जिक्र हो रहा है तो वहाँ पर भी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। और वहीं अपने देश में हम राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। आशीष जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। काशी का विवाद चल ही रहा है, मथुरा का विवाद चल ही रहा है और बहुत सारे विवाद चल ही रहे हैं, जहाँ हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सनातन जो है सनातनी वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां मंदिर हुआ करता है। एक दिलचस्प बात और है, क्योंकि अभी तक हम कंबोडिया और थाईलैंड को लेकर हम आमने सामने इस समय चीजों को चल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे दो मुल्क और हैं जिनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी इन दोनों मुल्कों में है, चाहे थाईलैंड हो चाहे कंबोडिया हो। दो बड़े मुल्क, चाइना और अमेरिका। चूंकि अभी आपने जिक्र भी किया शिवम ने कि थाईलैंड ने F-16 जो विमान है वो जंग में उतारे हैं। F-16 जो विमान है वो विमान अमेरिका के हैं, और अमेरिका अगर किसी भी मुल्क को F-16 अपने फाइटर विमान देता है तो उसके रख रखाव की जिम्मेदारी अमेरिका की होती है। तो अप्रत्यक्ष तौर पर जो अमेरिका है वो इस लड़ाई में है, क्योंकि जिस तरह से थाईलैंड लगातार हमले कर रहा है वो बिना अमेरिका के मदद के संभव नहीं है। और जिन मंदिरों की हम बात कर रहे हैं उसे समझना भी होगा, क्योंकि कंबोडिया में पर्यटन के जरिए एक बड़ी आमदनी आती है। चाहे अंकोर वाट का मंदिर हो, चाहे ये मंदिर हो, शिव मंदिर हो, इसको देखने के लिए बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो आते हैं, जिसका रेवेन्यू जो है वो कंबोडिया की हुकूमत को जाता है। अब इसमें एक नए मुल्क की एंट्री हो रही है, वो है चाइना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो कंबोडिया की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें चाइना का हाथ है, क्योंकि चाइना जो है वहां पर हथियार सप्लाई करना चाहता है। चाइना अपने हथियार को बेचना चाहता है, और यही वजह है कि दो अलग अलग शक्तिशाली मुल्क, विकसित मुल्क, इन दोनों ही मुल्कों के पीछे आ खड़े हुए हैं। चाहे थाईलैंड की बात करें या कंबोडिया की बात करें, थाईलैंड के पीछे अमेरिका है, कंबोडिया के पीछे चाइना है। दोनों अप्रत्यक्ष तौर पर है, लेकिन हाँ, दोनों की तरफ से हमले जारी हुए हैं। वो इस बात को बताते हैं कि इन दोनों ही मुल्कों में इंटरेस्ट है। अब सवाल भारत का भी आ जाते हैं।
हालांकि भारत की हमारी डिप्लोमेसी की जो नीति रही है वो हमेशा हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क आपसी समझौते से ही इस मसले को निपटाएं, और यही बात हम इस बार भी करेंगे। शिव, एक बात मैं आपको ये याद दिला दूं, आपको याद होगा शायद एक कंबोडिया के नेता से बात कर रही थी थाईलैंड की पीएम, और उनको अंकल करके एड्रेस कर दिया था, आपको ये भी याद होगा। उस दौरान जब एड्रेस किया था तो उस दौरान भी इनकी बॉर्डर की टेंशन्स जो थी वो चल रही थी। ये बॉर्डर डिस्प्यूट इनका आज से नहीं है, बहुत लंबा है। और जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट का, जो कार्टोग्राफर जो पहले के टाइम में मैप में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अब वो कितनी थिक होती है एक मतलब आप पेपर पर, अब उसी पर डिस्प्यूट्स काफी देशों के जो है वो चल रहे हैं। चाहे आप डुरंड रेखा को मान बिल्कुल, लीजिए, चाहे बिल्कुल। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वो बीच मान की लीजिए मान वो कर लीजिए। पेपर पे उसने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और वो कह दिया कि भाई अब इसकी पेपर में थिकनेस कितनी है, वो पेन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसे विषय हैं जो फिर वो अंग्रेज और ये लोग आके चले गए बर्बाद करके, फिर देश उनको निपटा रहे हैं। आपको याद करना चाहिए, थाई पीएम ने कंबोडिया में एक नेता है क्या है, उनको बोल दिया था अंकल, उन्होंने फोन कॉल को लीक कर दिया और वो कह रहे थे कि भाई ये सब बस केवल ड्रामा कर रहे हैं, जो था क्योंकि एक विवाद हो चुका था, एक सैनिक मारा जा चुका था, तो वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं अंकल, ये सब बस ऐसे ही कर रहे हैं, ये केवल दिखावेबाजी है, नाटक है। वो फोन कॉल जब लीक हुआ तो ये बात सामने आई। इसका मतलब ये जो टेंशन जो चल रही थी, ये आग पहले से लगी हुई थी, इसमें बस घी डला है, पेट्रोल डला है, जो भी कह लीजिए, और ये मुद्दा फिर वो आ गया। क्योंकि जमीन का मुद्दा है वो इतनी आसानी से सुलझता नहीं, लड़ने को ये पहले से ही तैयार थी। बिल्कुल। और देखिए लगातार जो मेरे सहयोगी है वो यहाँ पर इतिहास और कौन कौन से देश जो है किस किस के सपोर्ट में है इसका जिक्र। अब देखिए इसको लेकर के मैं अभी फिलहाल में जो स्थिति चल रही है युद्ध को लेकर के उस पर जानकारी दूंगी और बताऊंगी भी खासतौर से कि अभी कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट का क्या कुछ कहना है। उन्होंने थाईलैंड को चेतावनी दे दी कि देखिए आपने तो ये हालात पैदा कर दिए कि हमें यहाँ पर मिसाइलें जो है वो छोड़ी पड़ी हैं, और उन्होंने कहा कि हम हर बार चाह रहे थे कि शांति से जो है ये मसले जो है वो सुलझ जाए यहाँ पर। अब इसके बाद जो है हम थोड़ी नजर डाल लेते हैं कि थाईलैंड की सेना बेस्ट है या फिर कंबोडिया की, क्योंकि ये भी देखना एक युद्ध में बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में देखिए कि ऐसा कहा जा रहा है कि थाईलैंड की सेना कंबोडिया से बहुत आगे है और इसमें जो है खासतौर से 3.61 लाख के करीब जो है सक्रिय सैनिक जो है वो है थाई सेना की ताकत, और कंबोडिया से कहीं 3 गुना ज्यादा है। और ऐसे में देखिए हथियारों के मामले में भी थाईलैंड बेहद आगे है। इसके पास जो है स्वीडन से मिले हुए 11 ग्रिपेन फाइटर जेट है, दर्जनों अमेरिकी F-16 है जिसका जिक्र जो है आशीष ने किया, F-5 है विमान, और इसी के साथ देखिए कंबोडिया के पास क्या कुछ है वो बता देते हैं। लड़ाकू वायुसेना नहीं है कंबोडिया के पास में, और अब का जो एक प्रारूप एक स्वरूप जो युद्ध का बदल चुका है, ऐसे में लगता है कि आपके पास वायुसेना का होना, ड्रोन का होना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें कंबोडिया जो है मार खा जाते हैं। वहीं जमीन पर भी देखा जाए तो थाई सेना के मुकाबले 60 आधुनिक चीनी VT-4 टैंक है, ये कंबोडिया के पास है। सैकड़ों पुराने अमेरिकी टैंक है, लेकिन पुराने हैं वो भी, जबकि अभी कई टेक्नोलॉजी जो है वो सामने आ चुकी है मिसाइलों को बनाने में या बाकी हवाई जेट्स को बनाने में। और ऐसे में देखिए थाई सेना 600 से ज्यादा के करीब आर्टिलरी गनों से लैस है, जो कंबोडिया के पास नहीं है, जिसमें 56 आधुनिक 155 mm तोपें भी शामिल है। और वहीं देखिए कि थाई वायुसेना के पास कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर है और 18 ब्लैक हॉक ट्रांसपोर्ट है, जबकि कंबोडिया के पास केवल कुछ पुराने ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स ही हैं। तो ऐसे में ये देखा जाए तो कंबोडिया की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर नाजुक। थाईलैंड का टूरिज्म बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से उसके पास पैसा बहुत है। टूरिज्म होने की वजह से और कई पर्यटकों के आने की वजह से दुनिया भर से पर्यटक वहां पर आते हैं और इसकी वजह से लंबे समय से एक रिच कंट्री के तौर पर थाईलैंड जाना जाता रहा, और इसकी वजह से उन्होंने हथियार जो है वो अपने अच्छे खासे जमा कर रखे हैं और साथ ही साथ उनकी आर्मी भी जो है वो पावरफुल है। तो कंबोडिया ने बेशक जो है यहाँ पर एक कोशिश की है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंबोडिया टिक पाएगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि ये थ्योरी भी थोड़ी बहुत नाजुक पड़ती दिखती है जब हम देखते हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध, कि यूक्रेन को 2 हफ्ते में खत्म कर देगा रूस, यूक्रेन को 3 हफ्ते में निपटा देगा, यूक्रेन को 4 हफ्ते में निपटा देगा। लेकिन ऐसे में ये समझ जाओगा अगर थाईलैंड के पीछे अमेरिका और कंबोडिया के पीछे में अगर चाइना है, तो चाइना कितना मदद, और उसके मिसाइल्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध है और पाकिस्तान के पास में उनकी मिसाइल थी तो उसका कितना ज्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिला। एक अच्छा पॉइंट है कि भाई इसमें आप हथियारों की बात तो करेंगे, जब युद्ध है तो हथियारों की बात करेंगे। यूक्रेन अभी तक इसलिए टिका है क्योंकि उसकी हथियारों की
रीस्टॉकिंग बहुत अच्छी हुई है। और नहीं, सप्लाई भी अमेरिका की तरफ से है। हाँ बिल्कुल। और वही अब अगर तो खैर, थाईलैंड को हाँ। है तो फिर आप समझिए कि थाईलैंड की स्थिति और ज्यादा बेटर हो जाएगी। हाँ थाईलैंड ठीक है, बिल्कुल टूरिज्म के लिहाज से और तमाम चीजें, पर मैं नहीं, आपको बार बार लेकिन इससे पहले भी देखना होगा 2011 में जब जंग छिड़ी थी तो वो तकरीबन 15 दिनों तक चली थी और थाईलैंड और कंबोडिया में 2011 में जो झड़प थी तो वो तकरीबन 15 दिनों तक चली थी और उसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने फोन पर बात करके इस पूरे मसले को सुलझाया था। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि कंबोडिया और थाईलैंड इन दोनों का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मुख्य है, वो टूरिज्म है। वो किसी भी तरीके से अपने मुल्क को बर्बाद नहीं करेंगे। थाईलैंड का जाहिर तौर पर जो उनकी इकोनॉमी है वो 530 मिलियन डॉलर है, वहीं कंबोडिया की बात करें तो वो 50 बिलियन डॉलर के करीब है, 530 बिलियन डॉलर उनके हैं। तो इकोनॉमी में कई ज्यादा है, लेकिन नुकसान तो होगा ना, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ चाइना जो है, चाइना की नीति क्या रही है, चाहे आप श्रीलंका में देख लीजिए, हरमन टोटा बंदरगाह बना के दिया, आज की तारीख में वो श्रीलंका के पास 99 साल के लिए चाइना के पास लीज पर है। ठीक वही काम वो चाइना बांग्लादेश में कर रहा है। तो जो ये छोटे मुल्क हैं, इनको पैसा और हथियार देकर चाइना अपना गुलाम बनाना चाहता है, विस्तारवादी नीति अपनाना चाहता है, और यही वजह है मालदीव के साथ भी तो यही करने की कोशिश कर रहा था, श्रीलंका के साथ यही करने की कोशिश की, सबके साथ यही कर रहा है, पाकिस्तान के साथ इसीलिए यही वो कर इस रहा है। लड़ाई में अप्रत्यक्ष तौर पर कंबोडिया का साथ दे रहा है। नहीं तो कंबोडिया तो 3 दिन भी ना टिक पाया और थाईलैंड के साथ। ये आपने जो बात यहाँ पे बोली है, 2008-2011 में भी ये लड़ाई हो चुकी है उनकी, और ये प्रिय विहार टेम्पल और फ्रा विहार जो है वो दोनों के लिए यहाँ लड़ाई हुई है। और मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ, हुन सेन से बात हुई थी, जो फॉर्मर लीडर थे कंबोडिया के, ये थाई पीएम की बात हुई थी। उन्होंने क्या बचपना कह लीजिए, क्या कह लीजिए, उनको अंकल बोल के वो जिस तरीके से उनको, और ये युद्ध चाहते हैं। ये पिछली बार भी जब थे और इनके नहीं, जो 2008 में जो लड़ाई शुरू हुई, जब यूनेस्को में इसको दर्ज किया गया शिव मंदिर को, तब ये लड़ाई शुरू हुई। 2011 की जो आप बता रहे थे, उस समय कई हिंसक झड़पें हुई थी, लेकिन उसी 2011 में ये फोन कॉल वाली भी बात थी। हाँ नहीं, ये तो लेटेस्ट है, फोन कॉल वाली तो उस समय भी एक कॉल लीक हुई थी, वो ये 2011 हुनसेन जो है ये युद्ध चाहते हैं और ये अभी है नहीं। तो ये देखिए, युद्ध की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, वैसे इनके अगर आप परिवार टू परिवार रिश्ता बोलें तो वो ऐसा कोई खराब नहीं है। आप उनकी तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि अब रॉयल फैमिलीज कह लीजिए या फिर उस लेवल पर बातचीत कह लीजिए, लेकिन कुछ नेताओं के चक्कर में भी युद्ध होता है। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है, बॉर्डर डिस्प्यूट। और वो फोन कॉल, मुझे लगता है ऐसा, ये मेरी टिप्पणी है, वहां से ये आग लगना शुरू हुई थी, जहां पर एक सैनिक को मार दिया गया था डिस्प्यूट में, बॉर्डर डिस्प्यूट में ही, और उसके बाद उसको लेवल डाउन हालांकि करने दोनों ही का पक्ष ये प्रयास कह किया। रहे हैं कि तुमने युद्ध शुरू किया, तुमने युद्ध शुरू किया। थाईलैंड कहता है कंबोडिया ने शुरू किया, वो कंबोडिया फोन कह रहा है कॉल बहुत थाईलैंड बड़ी गलती थी, जहां पर उन्होंने थाई वाला जो है उसको ड्रामा जैसा बता दिया था कि नहीं, ये केवल बोलते हैं, करते नहीं, कोई करने की इच्छा नहीं है, केवल चिल्ला रहे हैं, ये तमाम चीजें। लेकिन अब जो हुआ है, ये उसका देखिए, आप एकदम से युद्ध पे नहीं पहुंच जाते, उसके लिए एक पूरा सीक्वेंस होता है, पूरी भूमिका तैयार होती है, और वो भूमिका तैयार हुई धीरे 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 करके, और ये मुद्दा देखिए, आज ऐसे- का नहीं जी। और ऐसे में कंबोडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है, फेसबुक पे उनके प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देखिए, मतलब उन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, हमारे बॉर्डर में वो घुस रहे थे, और उसके बाद ही ये पूरा मामला जो है इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि ये मामला गोलीबारी और युद्ध के स्तर पे आ गया। अब मुझे लग रहा है ये बहुत लंबा खींचने वाला है, इतनी जल्दी तो शांत होने से रहा। ये दोनों जो एलिगेशन का है, इसको लेकर जो स्टेटमेंट आया है, क्योंकि 24 जुलाई 2025 को सुरीन और ओदार मींचे प्रांतों के पास ता मुएन थोम के आसपास झड़पें शुरू हुई। थाईलैंड ने दावा किया कि कंबोडिया ने तोपखाने और रूसी BM-21 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जबकि कंबोडिया कहना है कि थाई सेना ने मंदिर के पास बारबिड वार लगाकर और बम गिराकर उनकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि थाई जेट विमानों ने प्री विहिर के पास सड़क पर बम गिराए, जिससे मंदिरों के कुछ हिस्सों जैसे कि गोपुरा और सीढ़ियों को नुकसान पहुंचा। खबरों में कहा गया कि थाई सैनिकों ने प्री विहिर पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन कंबोडिया ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मंदिर उनके नियंत्रण में है। तो ये दोनों जो है देखिए, ये आप गोपुरा की बात कर रहे हैं और ये विहार, ये बताता है ना कि भाई ये कल्चर हमारा बहुत सेम है, और ये लड़ाई तो है ही है। लेकिन इसमें बात ये कि आज हर इंडियन न्यूज़ चैनल पे कह लीजिए, हर इंडियन अखबार में ये चर्चा हो रही है। क्यों हमें इतना इंटरेस्ट है? क्योंकि मुद्दा मंदिर का है, और वो शिव मंदिर का मुद्दा हो। नहीं, एक चीज ये भी है, इसका एक पहलू ये भी है कि आपका कल्चर, आपकी संस्कृति कितनी रिच रही है, और हमें कितने लोगों को पता नहीं है। ये कितने लोग, मैं बिल्कुल, मैं थाईलैंड में शिव मंदिर है, हालांकि मैं कोई एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें मैंने देखा था कि जो राजा हुआ करते, जैसे आदित्य वर्मन प्रथम, आदित्य वर्मन द्वितीय,
वो लोग शिवलिंग की पूजा करते थे और उनसे वो विशेष शक्ति उन्हें मिलती थी। इस तरह की डॉक्यूमेंटरीज मैंने देखे। अभी भी किंग रामा थाईलैंड- 10th हाँ इस बिल्कुल, तरीके से हाँ। थाईलैंड में किंग तो, रामा। तो थाईलैंड और आप कंबोडिया में जो है वो आप देखिए कि शिव मंदिर अभी भी और ये सुर्खियों में आए, तो ये बड़ा एक तरह से हमारे कल्चर को दर्शाता है कि जो बहुत रिच रहा है और हम भारत के अंदर वो जो है बहुत एक तरह से प्रेशर में रहा, जिसे हम लोगों ने बहुत एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। तो मुझे लगता है इस दिशा में काफी काम होना बाकी है। अंत करते हैं इसी के बिल्कुल। साथ। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस आएंगे, अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी।